मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। डीपी अपॉन में डीटी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आया था? डीपी अपॉन डीटी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आया था? डीपी अपॉन में डीटी बराबर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वी आया था, और हम डेल्टा एस को क्या लिखे थे? क्यू अपॉन में टी। तो हमारा डीपी अपॉन में डीटी बराबर क्या आया था? ये आया था। इसी को हम कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। हेलो हेलो, यस मेरी मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। बस आज यस तक मैम। का क्लास बोरिंग है, पूरा डेरिवेशन है, उसके बाद ना सब सही रहेगा। तो डीपी अपॉन में डीटी बराबर क्यू अपॉन में टी इंटू डेल्टा भी। तो हम क्या बताए थे कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता क्या हमारा? मान लीजिए हमारा ये सिस्टम था जहाँ पे हमारा H2O लिक्विड जो था H2O गैस के साथ जो है हमारा इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो प्रेशर हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसी के बारे में जो है हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा प्रेशर में क्या चेंज आएगा। डीपी अपॉन में डीटी बराबर क्यू अपॉन में टी इंटू डेल्टा भी। ठीक, इसी को हम कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आप लोग याद रखिएगा कि डीपी अपॉन में डीटी बराबर क्यू इंटू टी डेल्टा भी। इसका यूज होगा आपका फेज रूल में, जो अभी हम फेज रूल कह रहे हैं, फेज डायग्राम में, H2O के फेज डायग्राम में, SO2 के फेज डायग्राम में, ये सारे फेज डायग्राम में ये यूज होगा आपका। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है? हेलो, यही मैम, डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू बाई टी डेल वी। और क्लैसियस क्लैपेरॉन का मतलब बताइए, क्या हम बताएं क्लैसियस क्लैपेरॉन के बारे में? मैम यही बताता है कि जब इन टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर में क्या चेंज होगा। हाँ, ठीक है। तो हमारा क्या है? डीपी अपॉन में डीटी बराबर हम यहाँ पे क्या लिए थे? हम लिए थे H2O लिक्विड कन्वर्ट्स हो रहा है H2O गैस में। ठीक है, तो डेल्टा V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V बराबर हम लिख सकते हैं कि V ऑफ H2O गैस माइनस V ऑफ H2O लिक्विड। ठीक, तो ये बताइए कि वॉल्यूम जो है हमारा H2O गैस का ज्यादा होगा कि H2O लिक्विड का ज्यादा होगा? वॉल्यूम हमारा किसका ज्यादा होगा, H2O गैस का कि H2O लिक्विड का? वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? गैस का मैम। गैस का ज्यादा होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हम डेल्टा V बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डीपी अपॉन में dt बराबर आपका Q अपॉन में T इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, डीपी अपॉन में dt बराबर Q अपॉन में T इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस। इतना सबको क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी यस होता है। मैम। पीवी बराबर होता है हमारा एनआरटी।
और यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम लिए थे हम, वहां पे n जो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है हमारे। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में हम मोल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स को 1 काउंट करके चल रहे थे। तो यहाँ पे हम पीबी बराबर आरटी लिख सकते हैं अगर हमारा n जो है 1 है तो। यस मैम। तो v बराबर क्या होगा हमारा आरटी बाई पी होगा। v बराबर हमारा आरटी बाई पी है, तो हम v बराबर आरटी बाई पी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड अब निकाल रहे हैं कि क्लैसियस क्लैपेरॉन का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या होता है, बस ये निकाल रहे हैं। तो v बराबर हम आरटी बाई पी लिख सकते हैं। यस मैम। आरटी बाई पी लिखेंगे तो पी ऊपर चल जाएगा, तो डीपी अपॉन में dt बराबर क्यूपी अपॉन में टी आर टी। तो डीपी अपॉन में पी इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना है इसलिए, और dt को यहाँ कर देंगे तो dt अपॉन में टी स्क्वायर आर। इतना सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यस। ये बताइए ma'am. 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन कितना होता है? वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन कितना होता है? वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन कितना होगा? हेलो मैम इंटीग्रेशन मैम नहीं आता। आप लोग का बायो है क्या? मैम लॉग। मैम मेरा बायो है मैम। अच्छा, और बताइए लोग 1 अपॉन पी का क्या होगा इंटीग्रेशन? मैम लॉग भी होगा ना। ठीक, तो 1 अपॉन पी का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा ln p। विश्वजीत आपका बायो है? यस मैम। ये ना एक दो इंटीग्रेशन जो नॉर्मल होता है वो जान लीजिए, नहीं तो फिजिकल में आपको दिक्कत होगा। थोड़ा थोड़ा बस हल्का फुल्का जान लीजिए। तो देखिए 1 अपॉन पी का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा ln p। ठीक, अगर मान लीजिए कि अगर x पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x पे पावर n का हमारा इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो 1 अपॉन में हम t स्क्वायर को t पे पावर -2 लिख सकते हैं। हाँ मैम। ठीक, तो हम फॉर्मूला क्या बताए हैं कि अगर x पे पावर n होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है x पे पावर n+1 अपॉन में n+1। तो जब हम t पे पावर -2 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? t पे पावर -2+1 अपॉन में यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -2 है, और -2+1 -2+1 ये क्या हो जाएगा? t पे पावर -1 अपॉन में -1। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे ln p बराबर p अपॉन में 1 - t लिख सकते हैं। अगर t पे पावर -1 है तो उसको 1 अपॉन में t लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? यस मैम ln लिख p सकते हैं। बराबर -1 अपॉन में t q अपॉन में r। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ मैम। मैम यहाँ पे मैम क्यू क्या है? q जो मैम है क्यू आपका आर हीट है। कांस्टेंट। हीट कितना आप अच्छा दे मैम। रहे हैं सिस्टम को। मैम हीट को मैम डेल्टा एच से भी दिखा सकते हाँ, हैं। डेल्टा एच से भी लिख सकते हैं। आगे जो हम क्यू को वहां पे डेल्टा एच ही लिख देंगे। यहाँ पे ओके। डेल्टा ये आपका ds बराबर dq अपॉन में t होता है ना, इसीलिए जो है हम q लेके चल रहे थे। वहां पे आप डेल्टा एच लिखेंगे अब आगे। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर जो था पहले 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन था। टेम्परेचर को जब हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं
तो हमारा क्या जो है चेंजिंग आया वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी में, या जो है हमारा सिस्टम में क्या चेंजिंग आया, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन यहाँ लगा रहे हैं। तो एल पी जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए P1 से P2 तक हम कर रहे हैं, ठीक, ये तो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो P1 से P2 तक कर रहे हैं और ये -1 अपॉन में T आ रहा है, इसको अगर हम T1 से T2 तक कर रहे हैं, ठीक, तो मान लीजिए जिसका मैथ नहीं था वो देख लीजिए, अगर P जो है ऐसे दे देता है और P1 से P2 दे देता है, तो जो हम हाईएस्ट वाले से लोएस्ट वाले को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका ln p है P1 से P2 तक, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में T Q अपॉन में R T1 से T2 तक, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ln P2 माइनस ln P1 बराबर हमारा क्या है Q अपॉन में R, हम आगे ले लेंगे, माइनस यहाँ पे है ही, आप देखे थे कि ऊपर जो है माइनस आया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? विश्वजीत, प्रिया, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। सही है मैम, प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। हम एक जगह क्लियर ऐसे करके लिख दे रहे हैं। P1 बराबर आपका माइनस डेल्टा एच अपॉन में क्यू के जगह यहाँ हम डेल्टा एच लिखे हैं, माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है। अगर हम इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2 हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोग को? डेल्टा एच अपॉन में आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2 हो जाएगा। और ln अगर मान लीजिए आपका log P2 अगर log x माइनस log y रहता है तो हम उसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा अगर log x माइनस log y है तो हम उसको और क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन y। हाँ वेरी गुड। log x by y। तो P2 अपॉन में P1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? ln P2 अपॉन में P1 बराबर डेल्टा एच अपॉन में R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। क्लियर है इतना सबको? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अगर ln को हमको log बेस 10 में चेंज करना रहता है तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं? अगर ln को हमको log बेस 10 में चेंज करना रहता है तो हम ln में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? बताइए। 2.303 का करते हैं। यस मैम। हाँ मैम 2.303। अगर हमको log बेस 10 में करना होगा तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आया क्या था डेल्टा एच अपॉन में आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2, ठीक। अब 2.303 को इधर भेज दे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा log बेस 10 P2 अपॉन में P1 बराबर डेल्टा एच अपॉन में 2.303 R
1 में T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 का जब आप एलसीएम ले लेंगे तो T1 T2, यहाँ पे T2 माइनस T1। ये क्लियर है? ये तो सबको ही आता होगा। इतना क्लियर है? यही जो है हमारा इंटीग्रेटेड क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। इसी को हम कहते हैं, इतना सबको क्लियर है कि क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? यस मैम। यस मैम। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। हमारा आया है log बेस 10 P2 अपॉन में P1 बराबर 2.30 सॉरी डेल्टा H अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और जो हमारा ये आया था dP अपॉन में dt, ये भी हमारा क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ये जो इंटीग्रेटेड क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का फॉर्म है और ये हमारा क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ठीक, इतना क्लियर है सबको? ये डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। पीपीटी से देख के आप लोग डेरिवेशन अच्छे से याद, मतलब आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ इसका डेरिवेशन हार्ड भी नहीं है। जो फेज रूल का हम डेरिवेशन बताए थे F बराबर C माइनस P प्लस 2 वाला, उससे इसका डेरिवेशन आप लोग को इजी लगा है कि नहीं? मैम इसमें मैम केमिकल पोटेंशियल मैम बता दीजिए। किसमें? फेज डायग्राम में आपका जो F बराबर C माइनस P प्लस 2 आया था। यस मैम, यस मैम, केमिकल पोटेंशियल हम बता दे रहे हैं। ये वाला आपको क्लियर है? विश्वजीत, सोनम, प्रिया, आप लोग को क्लियर है? यस मैम। मेरा यस मैम। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना सही से? यस यस मैम। मैम। 1 2 3। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में और किसी को दिक्कत? केमिकल पोटेंशियल देखिए विश्वजीत। हम क्या बताए थे कि हमारा अल्फा बीटा गामा ऐसे करते करते हमारे पी फेज हैं और C1 C2 करते करते ऐसे हमारे C कंपोनेंट हैं। ठीक, तो C1 कंपोनेंट जो है बीटा फेज के साथ जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, फिर जो है यहाँ पे C1 फेज इक्विलिब्रियम में है कंपोनेंट। यहाँ पे बताइए हमारे कितने C1 कंपोनेंट हैं इस सिस्टम में? बस इसी सिस्टम को गिनिएगा, आप पी फेज मत लेके चलिए अभी। तो एक C1 3 है, कंपोनेंट, 1 2 3 है। 3 4, एक C1 देखिए यहाँ पे एक C1 है, ये C1 कंपोनेंट है, ये C1 ये C1, 4 C1 है, 4 कंपोनेंट है। और हमारे इक्विलिब्रियम स्टेप कितने हैं? 3 है। 3 है। तो जितने इक्विलिब्रियम स्टेप हैं हमारे, वो आपके कंपोनेंट के -1 के बराबर हैं। अगर हमारे जो है, मान लीजिए कि A है, ये इक्विलिब्रियम में B के साथ, और A जो है इक्विलिब्रियम में C के साथ। तो अगर हमारे 3 कंपोनेंट हैं या 3 फेज हैं, तो हमारा जो इक्वेशन आ रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशन, वो कितना आ रहा है? 3 - 1 आ रहा है। 2 आ रहा है यस तो मैम। 3 - 1 लिख सकते हैं। उसी तरह हम केमिकल पोटेंशियल में क्या किए थे कि हमारा केमिकल पोटेंशियल का कितना इक्वेशन बनेगा। तो जब हमारे अल्फा बीटा करते करते गामा फेज हैं, अरे पी फेज है, अल्फा बीटा गामा करते हुए, तो हमारे फेज अगर पी है तो उसको हम P - 1 लिख सकते हैं। यस ये मैम। हमारे P - 1 इक्वेशन बनेंगे केमिकल पोटेंशियल के। और हमारे कंपोनेंट C1 और C2 है, तो हर कंपोनेंट के लिए आप अलग अलग निकालेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमारे C1 C2 C3 कंपोनेंट है, तो आप C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस मैम, हो गया। क्लियर है? यस मैम। और क्लियर नहीं होगा तो बोलिएगा, बताइएगा, तो हम ना देखेंगे कुछ और नहीं, एग्जाम्पल यही मैम। लेकर। मैम सी समझ में नहीं आ रहा, सी कहाँ से आ रहा है? अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए A जो है ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है B में, ठीक, B कन्वर्ट हो रहा है C में। ऐसे ही हम दूसरा रिएक्शन ले लिए कि हमारा C जो है ये कन्वर्ट हो रहा है D में, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा E में।
ठीक, इसी तरह मान लीजिए कि ये पहले फेज के लिए है, इतने इक्वेशन बन रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ इक्वेशन पहले फेज में कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। अगर ए कन्वर्ट्स इनटू बी हो रहा है, बी कन्वर्ट्स इनटू सी हो रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं यहाँ पे? अगर 3 है कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन 3 - 1 आ रहा है ना यहाँ पे पहले स्टेप में, हाँ मैम, 2। तो यस 2 मैम। आया। ठीक, तो 3 - 1 हम इसको लिख दिए। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं? 3 - 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। यस अब मैम। मान लीजिए कि इसी तरह करते करते हमारे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो हमारी इक्वेशन कितना, एक ये इक्वेशन है, एक ये 2 है, 2 है। तो हाँ अगर मैम। यस ये मैम। पूरे को ऐसे हम करते करते मान लीजिए फिर ई ले लिए, ई कन्वर्ट हो रहा है आपका डी में, डी कन्वर्ट हो रहा है एफ में, इसी तरह करते करते 3-4 इक्वेशन ले लिए। मान लिया अभी 2 इक्वेशन लिए हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा कि कितने हमारे रिलेशन बन रहे हैं यस मैम। कंपोनेंट का। उसी तरह हम हाँ यहाँ मैम। की हैं कि अगर P फेज है तो P - 1 रिलेशन बनेंगे हमारे, और कंपोनेंट जो है C1 C2 करते करते C कंपोनेंट है, तो हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे P - 1 इंटू C केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा। ओके क्लियर है? मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। मुझको लग रहा है ये कंपोनेंट वाला आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। अब क्लियर है ना? हाँ मैम। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बताइए, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज क्यों है और क्या है? डीजी बराबर क्या होता है? डीजी बराबर फॉर्मूला बताइए। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बराबर क्या होता है? हेलो, BDP minus SDT। हाँ वेरी गुड। और ये बताइए कि केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या निकाले हैं? डीपी अपॉन में डीटी बराबर क्या होता है? क्या मैम? केमिकल अभी जो है हम क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या निकाले? डीपी अपॉन में डीटी बराबर क्या होता है? Q/T del V। क्यू बाई। ठीक, वेरी गुड। और इंटीग्रेटेड क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का क्या होगा फॉर्मूला? मैम, log 10 to the log base n P2 upon uh, P1 is equal to delta H P2 upon by 2 P1 is equal to minus del H upon 2.033 into R in bracket T2 minus T1 upon T1 into T2। T2, हाँ वेरी गुड। चलिए, इतना क्लियर है ना? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के डेरिवेशन में तो किसी को नहीं दिक्कत हुआ होगा, उसका डेरिवेशन क्लियर है ना? यस मैम। देखिए अब जो हम CO2 होता है, CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं? देखिए अगर मान लीजिए कि आप वाटर लेते हैं, अगर आइस लेते हैं, H2O का आइस लेते हैं, H2O का बर्फ लेते हैं, तो जब हम H2O का आइस जो होता है मेल्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? H2O लिक्विड में ना पहले कन्वर्ट होता है। H2O यस का जो मैम। मैम आइस है CO2 H2O डायरेक्ट लिक्विड। गैस में कन्वर्ट होता है। हाँ, मैम जो CO2 है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है ना, इसीलिए। हाँ ठीक। तो गैस में क्यों कन्वर्ट होता है अब ये बता दे रहे हैं हम। देखिए CO2 जो होता है, CO2 का हमारा एक एटीएम पे जो CO2 का हमारा प्रेशर, जो एक एटीएम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है, CO2 को अगर एक एटीएम भी टेम्परेचर देंगे, अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना होगा तो उसको हम टेम्परेचर देना पड़ेगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको CO2 को मेल्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर को बहुत लो करना पड़ता है। और इसीलिए जब CO2 को अगर मान लीजिए ड्राई आइस CO2 का लिया, अगर उसको जैसे ही आप हाथ में लेंगे तो वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर जो होता है बहुत लो रखना पड़ता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसीलिए CO2 जो होता है थोड़े ही से टेम्परेचर मिलने पे अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लेंगे तब ना आपका H2O कन्वर्ट होगा। अरे सॉरी, CO2 अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर लेंगे तब आपका CO2 जो है ड्राई आइस से ये कन्वर्ट होगा आपका लिक्विड में। ये अब कैसे आता है, कैसे टेम्परेचर, ये सब हम लोग फेज डायग्राम से पढ़ेंगे। देखिए आपका जो H2O का डायग्राम आता है, अभी हम ऐसे ही मोटा मोटी बता रहे हैं, आप लोग को भी बताएंगे। H2O का जो होता है, CO2 का जो आपका आता है, ये अभी नहीं बताते।
CO2 जो होता है उसका हमारा जो होता है ट्रिपल पॉइंट, H2O का ट्रिपल पॉइंट हम क्या बताए थे? ट्रिपल पॉइंट पे H2O का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कोई बताइए? ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? मैम ये तो नहीं पता। H2O का हम बताए मैम थे कि हाँ बोलिए। मैम तीनों फेज पाए जाते हैं ट्रिपल उसमें पॉइंट पे। हाँ, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है? हम बताए थे कि एक टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होता है, उसी टेम्परेचर पे जो है हमारा H2O सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ वेरी गुड। और प्रेशर कितना होगा? 4.588 mmHg। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो H2O का जो हमारा ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर होता है वो होता है -0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है हमारा 4.588 mmHg। इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो H2O हमारा वो सॉलिड और उस वही जो है लिक्विड के साथ और उसी टाइम गैस के साथ जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है। ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, हम आप लोग को बताए थे। उसी तरह हमारा CO2 का भी एक ट्रिपल पॉइंट आता है जहां पे CO2 के जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज हैं वो तीनों के तीनों जो होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? तो वो टेम्परेचर और प्रेशर आपका होता है, एक मिनट, -556.6 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होता है वो होता है 5.11 ATM। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही जो होता है हमारा CO2 जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। H2O के लिए जो होता है आपका ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 4.588 mmHg होता है। और जो आपका CO2 होता है उसके लिए आपका टेम्परेचर जो होता है वो होता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होता है वो होता है 5.11 ATM। क्लियर है? ये जब हम ना CO2 का जब आप लोग को फेज डायग्राम, अब कल हम आप लोग को H2O और CO2 का फेज डायग्राम बताएंगे। तो H2O का और CO2 का बताएंगे तब हम आपको बता देंगे कि CO2 जो होता है क्यों आपका ड्राई आइस की तरह काम करता है। ठीक है सर, आप लिंक भेज दीजिए बस। आवाज आ रही है? विश्वजीत, सौम्या, प्रिया, अर्चना, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस मैम। तो यस मैम। H2O के लिए ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा बताइए? टेम्परेचर और प्रेशर H2O के लिए क्या होगा ट्रिपल पॉइंट पे जहाँ तीनों फेज एक ही साथ इक्विलिब्रियम में हो? जीरो 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 4.588 mg हाँ हाँ ठीक। mm और of H। CO2 के लिए -28 डिग्री। CO2 के लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? CO2 के लिए आपका होगा -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा आपका 5.11 ATM होगा। ठीक है, हेलो मैम टेम्परेचर फिर से बता दीजिए। टेम्परेचर होगा -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होगा वो आपका होगा 5.11 ATM, 5.11 ATM। मैम ट्रिपल पॉइंट के लिए क्या बताइए मैम? ट्रिपल पॉइंट में ना CO2 का जो सॉलिड लिक्विड गैस जो है तीनों फेज जो है एक साथ इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे और वहां पे जो आपका टेम्परेचर होगा CO2 के लिए होगा -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर एक फिक्स प्रेशर पे ही तीनों जो हमारे फॉर्म है एक साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हमारा CO2 के लिए होता है टेम्परेचर -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हमारा
प्रेशर होता है वो होता है 5.11 ATM, और जो वाटर के लिए हमारा होता है, वाटर के लिए आपका होता है 4.588 mmHg आपका होता है प्रेशर, और टेम्परेचर जो होता है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। कल की क्लास में हम वाटर का फेज डायग्राम और CO2 का फेज डायग्राम, 2 ही फेज डायग्राम एक क्लास में हो पाएगा, SO2 का जो है फिर अगले दिन बताएंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? यस मैम। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे नहीं बोल पा रहा है, तो हमको टेलीग्राम पे चैट कर लेगा, मैसेज कर देगा। ओके मैम। आज का क्लास एंड कर रहे हैं, तो अगर आज का ये ना डेरिवेशन अपने से एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा लोग। अगर अभी लिख के कर लेंगे ना, तो फिर आपको जब दोबारा पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं तब। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.